ਟਾਕਸ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੁਝ ਹਾਦਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ੀ ਮਿੱਤਲ ਜੀ। ਮਨੀਸ਼ੀ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਰੈਟੀਨਾ ਪਿਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਾਮ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹਨ। ਜੇ ਮੈਂ ਰੈਟੀਨਾ ਪਿਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖ ਦੇ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਮਾਂ ਪੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਦਿਖਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ 5000 ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕੇ। ਸੋ ਮਨੀਸ਼ੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਮਨੀਸ਼ੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਖਦਾ ਸੀ? ਜੀ ਮੈਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਰੈਟੀਨਾ ਪਿਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਾਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ किस तरह होया, मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ याद है किवें दा ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ? हाँ जी मैम, जैसे 94 में 96 में मैंने 10th की। हाँ जी। तो जैसे ब्लैक बोर्ड से बहुत दूर से मेरे को नीचे की लाइन ही नजर आती थी। ओके। तब मेरे थोड़ा हल्का हल्का सर में दर्द जैसे रहने लग जाता है कभी कभी। तो डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने सिर्फ इतना बताया कि वीकनेस है और कुछ भी नहीं। तो बस एज अ नॉर्मल लाइफ मेरी चलती रही। आफ्टर 10th मैंने स्टेनो की, इंग्लिश हिंदी। हाँ जी। उस टाइम तो दिखता सी आपको? हाँ दिखता जी, था। उस समय मुझे नजर आता था बिल्कुल ना ठीक। और स्टेनो के जैसे मेरे एग्जाम हुए, जैसे मौसम खराब था, मैं खिड़की की साइड बैठी, तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे ना क्वेश्चन पेपर से नजर नहीं आ रहा। अच्छा। हाँ, तब मुझे लगा कि मेरे को थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है, एक्चुअल क्लियर नहीं मेरे से पढ़ा जा रहा था। ओके। तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे बहुत कम दिखाई दे रहा है। तो फिर तुसी डॉक्टर कोल गए जदों ਤੁਹਾਨੂੰ पता लगे कि ਤੁਹਾਨੂੰ घट दिख रहा? हाँ जी मैम, डॉक्टर के पास फिर मैं गई दिखाने के लिए। तब भी उन्होंने मुझे ये नहीं बताया मैम कि मुझे कभी आने वाले टाइम में ऐसी एक बीमारी होगी जिससे मैं डे बाय डे बिल्कुल ही एक दिन बिल्कुल अंधी हो जाऊंगी, मेरी नजर बिल्कुल चली जाएगी। ऐसा उन्होंने मुझे गाइड नहीं किया तब। तो अब आपको बिल्कुल नहीं दिखता मनीषी? नहीं मैम, अब मुझे बिल्कुल नजर नहीं आता। डे बाय डे मेरी विजन कम होती चली गई। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਨੀਸ਼ੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਦਰਦ, ਉਹਦੀ ਪੀੜਾ बर्दाश्त करनी, सहन करनी बड़ी मुश्किल है। बहुत मुश्किल है मैम, नामुमकिन ही समझ लीजिए आप, क्योंकि एक चीज हमारे पास जो परमानेंट के लिए है, और वो एक टाइम पे आके आपके पास रहे ही ना। और वो भी कैसी चीज? आंखें, जिससे हम पूरा जहान देखते हैं, है ना। और आज आप कुछ भी देख नहीं पा रहे, है ना। उससे पहले मैं सब कुछ देख पा रही हूँ। इस चीज को स्वीकार करना ही बहुत मुश्किल है। मतलब सोच ही नहीं सकते हम कि आने वाला समय ऐसा भी हो सकता है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ਮਨੀਸ਼ੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ MA ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਟਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਖਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ? ऐसे में मेरी शादी ना बहुत छोटी उम्र में ही हो गई थी, 18 साल की उम्र में ही। तो उस समय मुझे बिल्कुल दिखता था, और उस समय मैंने सिर्फ +2 की हुई थी। ओके। शादी हो गई तो मैम शादी के बाद वही लाइफ, घर, हस्बैंड, बच्चे अपने, है ना, बच्चे हो गए मेरे। तो तब तक मुझे दिखाई देता था, तो पढ़ाई तो छूट ही गई थी फिर शादी के बाद। तो ऐसा एहसास ही नहीं हुआ कि मतलब मेरे जीवन में कुछ अलग हो रहा है साइड बाय साइड। जब आपकी शादी हुई मनीषी जी, एक बार मैं आपसे पूछ, तब आपको दिखता था? हाँ जी मैम, उस समय मुझे दिखता था 98 में। अच्छा। हाँ जी, मेरी 98 में ही शादी हो गई थी। उस समय मुझे दिखता था। बेटा होने के बाद मैम, जैसे 1999 की बात है ये, तो थोड़ा मुझे जैसे लगा कि मैं टीवी बहुत देखती थी उस समय भी। अच्छा। तो टेलीविजन देखते हुए मतलब मैं दूर से ना बैठ के आगे बैठ के देखती थी। अच्छा। हाँ, तो मतलब इस बात को मेरी मदर इन लॉ ने भी नोट किया कि ये टीवी दूर से नहीं आगे बैठ के देखती है। और वो मुझे मतलब हमेशा यही बोलते थे कि बेटा दूर से देखा करो टीवी। हम बच्चों को भी बोलते हैं। हाँ, बच्चों को भी बोलते हैं। अब वही घर में एक नई बहू है ना, सास का बार बार टोकना कि अच्छा ना लगे, तो वो भी मतलब मुझे 1-2 बार फिर भी कहते थे कि बेटा दूर से देखा करो टीवी। तो शायद मैंने उस चीज को फील नहीं किया कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए मैं नजदीक से देख रही हूँ। मैं वैसे ही रूटीन में अपना टेलीविजन देखती थी,
जैसे मुझे शौक था ही टेलीविजन देखने का। तो बच्चे हो गई मैम, धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ती गई, मेरे समय बीतता गया, मेरी डे बाय डे जो विजन है कम होती चली गई। अच्छा। जैसे सबसे पहले मुझे कलर ब्लाइंडनेस हुई, जिसको हम कहते हैं कि आपको रंगों की पहचान नहीं होती। हाँ, मतलब मेरे को कलर में अंतर ही नहीं पता लगता था उस समय कि मेहरून है, रेड है, या है ना। धीरे धीरे मतलब कलर ब्लाइंडनेस आई। फिर शाम को मैम जैसे नाइट ब्लाइंडनेस, शाम को दिखना मेरे को बंद हो गया। दिन में मेरे को सही दिख रहा है, मतलब जैसे ही अंधेरा होना शुरू होता था तो मुझे कम दिखाई देने लग जाता था। तो फिर धीरे धीरे मैम ये चीजें बढ़ती चली गई। तो मतलब घर में मैं काम कर रही हूँ, जैसे स्लैब पे चाकू कहाँ पड़ा है, हाथ मार के देख रही हूँ, मेरे को साफ दिखाई, और मैं ये चीज किसी को बता भी नहीं रही कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मतलब हस्बैंड ने नोट की ये बात की, मम्मी ने नोट की, मतलब मदर इन लॉ ने मेरे ने नोट की कि ये सामान एक्चुअल में हाथ से ना उठा के हाथ स्लैब के ऊपर मारती है या टेबल पे हाथ लगा के देखती है कि सामान कहाँ पड़ा है। फिर उन्हें भी एहसास हुआ कि मुझे कम नजर आने लगा है, क्योंकि है तो मेरे को दिक्कत धीरे धीरे होने ही लगी थी, पर मैं शायद शेयर ही नहीं कर पा रही थी इस बात को ना। तो चलो हम गए पीजीआई दिखाने के लिए, 2006 की बात है ये। तो फिर डॉक्टर ने मुझे उस समय मैम फर्स्ट टाइम बताया कि आपको ऐसे रेटिना पिगमेंटोसा की एक बीमारी है जो रेयर ही किसी में होती है, मतलब हम इसको कहते हैं जेनेटिक नहीं कह सकते कि आपके अगर फैमिली में किसी को है तब आपको होगी, ऐसा नहीं है, ये किसी को भी हो सकती है। तो मतलब एक दिन विजन ऐसे चली जाएगी, बस उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि कब जाएगी। पीजीआई विच जाके पता लग गया? हाँ जी, ये मुझे पीजीआई में जाके पता लगा। फिर उन्होंने मतलब ये नहीं मुझे कहा कि 2 साल में जाएगी, 4 साल में जाएगी, एकदम से भी जा सकती है, हो सकता है धीरे धीरे काफी समय के बाद जाए। तो मैम तब से मतलब इस चीज को स्वीकार करना कि शायद थोड़ा उस टाइम में वही की उम्र तो मेरी कम ही थी मैम, बचपने वाली उम्र कह लो आप, है ना, जिस टाइम पे आज लड़कियां पढ़ रही हैं। तो मैं तो मतलब फैमिली संभाल रही थी। जिंदगी कहते ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਈਜ਼ ਆਰ ਦ ਮਿਰਰਸ ਟੂ ਦ ਸੋਲ। ਕੋਈ ਉਮਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ 18 ਹੋਵੇ, 20 ਹੋਵੇ, 50 ਹੋਵੇ, 80 ਹੋਵੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਮਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ, ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ। हाँ जी मैम। वो किस तरह का ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ? वो मैम ऐसे है, 2010 की बात है ये, कि जैसे हम घर में बैठे हैं, हल्का फुल्का थोड़ा झगड़ा नॉर्मली चलता ही है, हस्बैंड वाइफ में बातें होती रहती हैं, है ना। तो जैसे मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, कि ऐसे क्या मैं घर में ही बैठी रहूंगी क्या सारा दिन, अब बच्चे भी थोड़े मेरे बड़े हो गए थे। तो हस्बैंड ने ऐसी मजाक में कह दिया कि क्या करना है तूने, अंधे कुछ नहीं करते। अच्छा। आने वाले समय में तो नेचुरली मैंने अंधे तो हो ही जाना था, कि वो भी था कि समय कि मेरे को शाम को दिखाई नहीं देता था। बिल्कुल। तो अंधे कुछ नहीं कर पाएंगे, अंधे क्या करना है, तेरे को तो मैं अंधे वाले स्कूल ले जाऊंगा। अच्छा। तो मतलब ये सिर्फ मजाक में हो रही थी बात, मैं समझ गई, है ना, कि जैसे बस मजाक ही हो रहा है। तो मैं अब तक मैंने उस समय तक कोई ब्लाइंड पर्सन देखा भी नहीं था, मतलब कभी जिंदगी में ऐसा मोड़ ही नहीं आया कि मैंने कभी सड़क पे देखा हो या फिर हाँ कभी नोटिस नहीं किया। तो चलो फिर मैंने भी कह दिया मजाक में, ठीक है ले जाओ फिर मुझे अंधों वाले स्कूल, मैं भी देखती हूँ कि अंधे क्या करते हैं, कैसे पढ़ते हैं वो। तो चलो जी मैम, मतलब शायद भगवान भी चाहता था। तो हस्बैंड भी मान गए और हम नेक्स्ट डे इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड सेक्टर 26 चंडीगढ़ में चले गए। वहां मैं मुझे JS जाड़ा जो स्कूल के प्रिंसिपल थे उस समय, वो मुझे मिले। तो मतलब उनको देख के भी मैम मुझे नहीं लगा कि वो ब्लाइंड हैं। ओके। हाँ, क्योंकि मुझे उस समय भी दिन में तो ठीक नजर आता था, मतलब उतना क्लियर नहीं, फिर भी नजर आता था काफी मुझे, थोड़ा धुंधला या कह लो आप, है ना। बिल्कुल। तो उनसे मुलाकात हुई मैम, उन्होंने मुझे अपना जैसे स्कूल विजिट कराया। तो हमने देखे ब्लाइंड बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उस समय मैंने पहली बार ब्रेल लिपि भी देखी कि बच्चे कैसे पढ़ते हैं, सुन के पढ़ रहे हैं। तो मैम उन्होंने पहले मुझे बोला कि आप लोग ना देहरादून जाओ। वहाँ हाँ जी मैम, वहाँ भी जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरमेंट, हाँ जी, ऑफ पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटी, अब उसका नाम हो गया है, कि आप वहां जाके पहले ये स्वीकार करो कि आपको अब दिखाई नहीं देता। मतलब इस चीज को भी स्वीकार करना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं आप, हम कहते हैं कि आपको मेंटली इस चीज को एक्सेप्ट करना मतलब पड़ेगा, मेंटली आप दैट आई एम नॉट एबल टू सी। हाँ जी, क्योंकि मैम जैसे कहते हैं कि कई लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं इस चीज से, है ना, अपने इस बीमारी के बारे में सुनकर। तो मैम वहां पे एक उस समय किरण मैम और कीर्ति मैम भी थे, उनसे भी उन्होंने मिलवाया। वहां के जो भी टीचर थे मैम, मैं उनसे भी मिली। तो वहां पे एक उर्मिल मैम थे उस समय ना, तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप
अभी ठीक हो, मतलब थोड़ा आप कर लोगे, आप में जिंदा दिली भी है, आप देहरादून ना जाकर आप दोबारा स्टडी शुरू करो। ओके। हाँ जी, उन्होंने मुझे ऐसा बोला। तो फिर उन्होंने वहां की पास आउट स्टूडेंट एक थी पूजा, जो हमारे वहां मनी माजरे ही रहती थी, तो उन्होंने कहा कि आप उससे मिलो, वो आपको गाइड करेगी। बिल्कुल। हाँ जी। फिर मैम नेक्स्ट डे हम उसके घर गए, मैं उस लड़की से मिली पूजा से, और पूजा मुझे सेक्टर 46 आशा किरण में अश्विनी सर के पास ले गई। ओके। क्योंकि मैम उस समय मेरे को तो था नहीं कि कैसे पढ़ना है, और वो लड़की तो कॉलेज में जाती थी, तो पूजा मेरे को वहां अश्विनी सर के पास ले गई। तो अश्विनी सर ने वहां मुझे ब्रेल सिखाई, मतलब उनके पास और भी मैं बहुत ब्लाइंड बच्चे पढ़ने के लिए आते थे ना, तो उन्हें देख के मेरे अंदर भी थोड़ा हौसला जागा फिर पढ़ाई का। तो फिर डेली में मैं मनी माजरा से बस लेकर, बस का नंबर पूछकर चढ़ती, घर से पैदल बस स्टैंड तक आती और हर रोज 46 जाती। तो वहां से बस मेरा मैम पढ़ाई का सिलसिला शुरू हुआ, और हमने ग्रेजुएशन की शुरुआत की, अपना फॉर्म पंजाब यूनिवर्सिटी से भरा। अच्छा। हाँ जी, BA पार्ट 1 का। और फिर धीरे धीरे मैम जैसे उन्होंने मुझको सिखाना, सुनाना पढ़ के सारा किताब से, और रिकॉर्ड करके देना घर पे जाके याद करने के लिए। तो मैम वो मैं सारा याद करती। यानी हर चीज नु तुसी सुन के रिकॉल करते सी? हाँ जी, याद करते सी? हाँ जी मैम, कोशिश मेरी सुन के ही रहती थी, क्योंकि मैंने ब्रेल भी सीखी है, अश्विनी सर ने मुझे ब्रेल भी सिखाई है, पर मैं मेरे पास जैसे टाइम बहुत कम था, उसको रीडिंग में टाइम बहुत लग जाता है सीखने में ना, स्पीड बनाने के लिए। हाँ जी, तो सर मेरे को रिकॉर्ड करके देते थे, फिर वो मेरे से मतलब सुनते भी थे। थोड़ा मेरे को सुनाने में दिक्कत आती थी कि क्योंकि मैं देख के चीजों को याद करना और अब सुनकर याद करने में बहुत अंतर था मेरे लिए। अपना खुद का किताब से देख के पढ़ा होता है जल्दी याद हो जाता है, वही चीज हम सुन के बार बार सुन के याद कर रहे हैं, और फिर सुना नहीं मैं पाती थी उन्हें उस समय। तो फिर वो मेरी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करवाते थे कि चलो तू पहले 2 लाइनें सुना, फिर 4 लाइनें सुना, फिर पूरा पहरा सुना, ऐसे में वो थोड़ी प्रैक्टिस करवाते थे, ताकि मैं राइटर को फिर बोल के लिखवा सकूं पेपर में। क्योंकि पेपर के समय हमें एक सब्सक्राइब मिलता है, जैसे स्क्राइब को हमने 1 क्लास छोटा लेना होना होता हमसे ना, फिर मैं उसको बोल के पेपर लिखवाती थी मैम, ताकि मेरी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। फिर ये होने के बाद मैम पेपर हो गए। जब मेरा फर्स्ट रिजल्ट आया मैम BA पार्ट 1 का, तो वो मेरी, मुझे लगता है, जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। ऑब्वियसली आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि एक नॉर्मल लाइफ से अलग मैंने कुछ मतलब अचीव किया, सुनकर याद करना, फिर उसको बोल के पेपर में लिखवाना, और मतलब बस आप ऐसा समझ लीजिए मैं आसमान की जैसे ऊंचाइयों को छू लिया हूं मैंने उस फर्स्ट रिजल्ट से अपने। बस तब से मैं, मेरा पढ़ाई का सिलसिला शुरू हुआ, और फिर मेरे BA पार्ट 2, BA पार्ट 3, फिर मैंने B.Ed की। B.Ed में एडमिशन भी मेरा आशु सर करवाने गए, अश्विनी सर करवाने गए, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं MA रेगुलर करूँ। मैंने कॉलेज ही कभी देखा था। अच्छा। तो मैं चाहती थी कि मैं पहले MA करूं, वो कहते नहीं, पहले B.Ed करो, प्रोफेशनल डिग्री भी जरूरी है, अपने पैरों पे तभी खड़े हो पाओगे जब आपके पास प्रोफेशनल डिग्री होगी। MA को आप कहते हैं जॉब लेने के बाद भी कर सकते हो। तो चलो उनकी बात भी मानी मैंने, फिर हस्बैंड से भी बात की, उन्होंने भी सहयोग किया उस बात का। फिर हम B.Ed कॉलेज एडमिशन हो गया, मेरा फॉर्म भरा मैंने। तो मैं मतलब ईश्वर की भी बहुत कृपा रही इस बात में कि मेरे B.Ed होते ही C.Tet मेरा क्वालिफाई हो गया। अच्छा, और क्लियर किया? हाँ जी, उसी समय मेरा C.Tet क्वालिफाई हो गया। और ये भी मैम एक कृपा ही है ईश्वर की कि 2015 में मेरी जॉब भी साथ ही लगी, क्योंकि 2014 में ही मैंने B.Ed की, उसी टाइम मेरा C.Tet क्लियर हुआ, और उसी टाइम ये वैकेंसी निकल आई टीचिंग पोस्ट के लिए। अब आप गवर्नमेंट मॉडल स्कूल मनी माजरा में टीचर की पोस्ट पे? हाँ जी, एज अ हिंदी टीचर। एज अ हिंदी, ओके। मनीषी जी, आपको अपनी नौकरी के टाइम को कभी कोई दिक्कत आई पढ़ाने में, या बच्चों के साथ कोई एसोसिएशन रखने में, या किसी प्रकार की कोई तकलीफ हुई नौकरी में? और जो स्टाफ है आपका, वाज इट वेरी सपोर्टिव, वेरी वेलकमिंग आपको लेके? देखो मैम, समाज हम जैसे दिव्यांग लोगों को ना जल्दी से स्वीकार नहीं करता, है ना, एक नॉर्मल समाज में, और एक जहाँ पे सिर्फ एक मैं ही ब्लाइंड टीचर हूँ। अच्छा, पूरे स्कूल में? हाँ जी, पूरे स्कूल में एक मैं ही ब्लाइंड टीचर हूँ, बाकी सब नॉर्मल है। मैम देखो, मुश्किलें हम हर रोज हमारी जिंदगी में कोई ना कोई किसी रूप में आती ही रहती हैं, पर दिव्यांगता एक ऐसा, अब मैं इसको अभिशाप नहीं कह सकती, मैं तो अपने लिए इसको वरदान ही मानती हूँ। क्योंकि मैम जब से मेरी विजन गई है, मैंने बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ हासिल किया है। तो मैम नौकरी में भी देखो, नौकरी लेना एक नॉर्मल पर्सन के लिए भी आसान बात नहीं है। बिल्कुल, हाँ। है ना, तो मेरे लिए तो नहीं आसान हो सकती थी, मतलब स्टडी
मेरा सारा संघर्ष घर से, परिवार से, समाज से और खुद से बहुत एक मेरे लिए संघर्ष रहा है। तो मैंने पेपर क्लियर किए, अपने नौकरी ली। अब नौकरी में जब एंटर हो गई मैम, अब उस समय तक मेरी विजन काफी लॉस हो चुकी थी। अच्छा। उस समय तक बिल्कुल ही मतलब आप ये कह लो कि धुंधला दिखाई देने लग गया था मेरे को। स्कूल में जाने के बाद मैंने सबसे पहले मैम शाम को, जैसे मैंने स्कूल का एक ओरिएंटेशन करती थी मैं, तो मुझे अश्विनी सर ही स्कूल ले जाते थे। हेड मैम की मैंने परमिशन ली कि मैं एक बार स्कूल को जैसे ओरिएंटेशन कहाँ पे किस रास्ते से मैंने जाना है, और मेरा स्टाफ रूम कहाँ है, क्लासरूम कहाँ है, ग्राउंड कहाँ है, मतलब मेरे कदमों को और मेरे मन में ये चीज छप जाए कि मैं इजिली उसको सरलता से स्कूल में आना जाना कर सकूं बड़े आराम से। तो फिर मैंने हर रोज मैम 1 हफ्ता लगातार इस चीज की ओरिएंटेशन की, ताकि मैं स्कूल से मतलब इन्वायरमेंट से फ्रेंडली हो जाऊं, ताकि मेरे को थोड़ी दिक्कतें का सामना कम करना पड़े। दिक्कतें तो है ही मैम, वो तो रहेंगी, खत्म नहीं होंगी। तो मैं देख पा रही हूँ मनीषी जी, आपने हर मोड़ पे संघर्ष किया है ना। देखो, संघर्ष हर इंसान करता है, और संघर्ष करके ही कुछ ना कुछ आपको जिंदगी च प्राप्त होता है। तुसी पढ़ाई तो लैके नौकरी तो लैके अज तक वो संघर्ष कर रहे हो। मैं एक सवाल तुहानू जरूर पूछना चाहूंगी मनीषी जी, कदे तुहाडे दिल विच कोई परमात्मा नू जां कदे तुसी कहा कि मेरे नाल ये क्यों होया, कोई अफसोस? नहीं मैम, ऐसा तो नहीं। देखो, एक बार तो हम सबके मन में आता ही है कि ऐसा क्यों हो गया, मैंने क्या शायद मेरे नाल ही क्यों किया? हाँ, कोई गुनाह मेरे से हो गया, या कुछ ऐसा मेरा पिछले कर्म का कुछ जन्म का रहा हो। मैं फिर भी चलो, हम देखो हर समय किसी को दोष नहीं दे सकते, ईश्वर को भी नहीं, खुद को भी नहीं। और अब मुझे मैम ऐसा एहसास भी होता है, और मैं महसूस भी करती हूँ, ईश्वर मतलब समस्याएं देते ही उन्हें है जो उनका हंसकर सामना कर सके, उन्हें उनसे लड़कर उन्हें आगे बढ़ सके, और औरों को भी बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सके। तो मैम आज मैं समाज में भी एक मिसाल के रूप में मैं अपने आप को मानती हूँ कि जो एक नॉर्मल लोगों के पास नहीं है वो मेरे पास है। मैम आंखें खोलकर तो सभी पढ़ाई करते हैं, सब काम करते हैं। हम अगर किसी से कह देना कि आप आंखों पे पट्टी बांध के कुछ देर बैठ भी जाओ, तो भी मैम मन घबराने लग जाएगा उसका। इवन की आंखें बंद करके भी मैम हम बैठ जाएंगे ना, तो मन घबराने लग जाएगा। तो इस चीज को स्वीकार करना कि अब कुछ दिखना ही नहीं है आगे क्या है क्या नहीं, तो मतलब संघर्ष से मैं निकल कर यहाँ तक पहुंची हूँ मैम, आपसे बात कर रही हूँ। मनीषी जी, ये तो हमारे लिए बहुत भाग्य की बात है कि हम, मुझे लगता है कि मैं तो आपके बराबर भी नहीं बैठ सकती, क्योंकि मैं काम करके पढ़दे भी देखते भी हाँ कि जिंदगी विच अजकल लोकां च इन्ना ज्यादा मतलब सबर घट चुके है कि छोटी छोटी गल हुंदी है ताकि बच्चे को इमीडिएटली सुसाइड कर लेंदे है ना। ते अज साडे स्टूडियो विच एक अजिही शख्सियत है जिन्हें जिंदगी विच हर कदम ते हर मोड़ ते ना केवल संघर्ष किया बल्कि मुस्कुरा के संघर्ष किया ते इस चीज नूं स्वीकारिया भी मैं इस चीज दे नाल ही तमाम उम्र जिउणा है। मनीषी जी, जान तो पहला तुसी कोई संदेश जो साडे दर्शक देख रहे उन्हें लगाना चाहोगे? जी मैम, सवालों में अपने घिरी थी मैं, कैसे होगा सामना आने वाले समय का, मन की इस कश्मकश में पड़ी थी मैं, कर मजबूत अपने मन को, शिक्षा के मार्ग पर चल पड़ी हूं मैं। दिव्यांगता कोई कमजोरी नहीं, दिव्यांगता कोई कमजोरी नहीं, ताकत की सीढ़ी बना इसे, आज अपने पैरों पर खड़ी हूं मैं, आज अपने पैरों पर खड़ी हूं मैंने ग्रेजुएशन, बीएड, एमए हिंदी, एमए सोशियोलॉजी, नेट क्वालिफाई अपना सारा विजन जाने के बाद ही किया है। यहाँ तक कि मैंने सहयोग शिक्षिका यानी कि योगा इंस्ट्रक्टर का भी डिप्लोमा किया है, और विजन जाने के बाद ही मैंने स्विमिंग भी सीखी है। तो इन सब चीजों में मेरे घर परिवार, मेरे हस्बैंड का बहुत सहयोग रहा है। मैं समाज में एक मतलब आप लगा लो एक मतलब नॉर्मल नहीं, एक अंधी स्त्री को साथ लेके चलना भरे समाज में हस्बैंड के लिए, एक जेंट्स के लिए आसान बात नहीं है, है ना। मतलब मुझे समय समय पर उनका सहयोग मिलता रहा है, उसी के कारण आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। और जेएस जाड़ा सर, अश्विनी सर का मेरी जिंदगी में, मेरे जीवन में, मेरी शिक्षा में, मेरी नौकरी में मुझे लगता है सबसे बड़ा सहयोग रहा है। तो मैं औरों को भी यही बताना चाहूंगी कि कभी भी अपनी कमजोरियों से, समाज से, अपनी छोटी छोटी परेशानियों से घबराकर जिंदगी से
हार नहीं माननी, उनसे लड़ना सीखना है। आप जिंदगी भगवान की मुझे लगता है सबसे बड़ी एक नेमत है जो आप पैसों से कभी खरीद ही नहीं सकते मैम, है ना। तो आपको उसका सम्मान करते हुए अपनी परेशानियों को, अपनी दिव्यांगता को, अपनी कमजोरियों को पीछे छोड़ आगे निकलना है, तभी आप अपनी मंजिलों को हासिल कर सकते हैं। तो मैम एपीजे अब्दुल कलाम जी की भी एक बात मुझे हमेशा याद रहती है कि स्वप्न नींद में नहीं देखे जाते, है ना। जो आपको सोने ना दे स्वप्न, वही जिंदगी है, वही सपने हैं जिन्हें आप खुली आंखों से फिर पूरा करते हुए देखते हो। तो आप अपने सपनों को पूरा कीजिए, आगे बढ़िए। जिंदगी आपका, समाज, परिवार, सब मतलब एक पूरा ब्रह्मांड आपका बाहें फैलाकर स्वागत करता है और सम्मान करता है। यही जिंदगी है। मनीषी जी दी कहानी हर वर्ग दे, हर उम्र दे युवा नूं कह लो, ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੂਗੀ। ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁਸਕਰਾ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਉਂ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।